बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम अपने इस क्लास के सेशन में एक इंतहाई आम मौजू पर बात करेंगे कि हाउ टू अटैम्प्ट एग्ज़ाम पेपर। अक्सर बच्चे पूरा साल पढ़ते रहते हैं, तकरीबन 11 मंथ उनको तैयारी के लिए मिल जाते हैं, लेकिन पूरा साल पढ़ने के बावजूद, सारा साल कॉलेजेस और स्कूल्स में आने के बावजूद और सारा साल एकेडमीज़ में पढ़ने के बावजूद उनके मार्क्स नहीं आते। उसकी वजह ये होती है कि उनको एग्ज़ाम पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं आता। तो बेसिकली आपने अपने एग्ज़ाम पेपर में एग्ज़ामिनर को इंस्पायर करना होता है कि मतलब वो पेपर देखते ही कहे कि क्या कमाल का पेपर है। तो क्योंकि जब एग्ज़ामिनर पेपर चेक करता है तो वहाँ पर आप मौजूद नहीं होते, आपकी तस्वीर मौजूद नहीं होती, आपकी प्रिपरेशन वहाँ नज़र नहीं आ रही होती, सिर्फ आपका पेपर होता है जो उसको इंस्पायर कर सकता है। तो बेसिकली आपको पेपर ड्रा करना आना चाहिए। तो यहाँ पेपर ड्रा करने के हम मुख्तलिफ़ टिप्स पर बात करेंगे। आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल होगा। तो सबसे पहले जर्नल इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं। तो 3 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं: गेट रेडी, गेट सेट, गेट स्टार्टेड विद टाइम मैनेजमेंट। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं। आपके सामने 3 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और तीसरे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो पहले तो हम इन तीनों को बारी बारी देखेंगे कि इन तीनों को हमने किस तरह अटैम्प्ट करना है। तीनों को अटैम्प्ट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले आता है गेट रेडी। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, किस किस्म का एग्ज़ाम आ रहा है। एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। अवॉइड क्रेमिंग, रट्टा लगाने से परहेज़ करें, रट्टा नहीं लगाना आपने। सेट अप योर स्टडी शेड्यूल टू रिव्यू एवरीथिंग वेल अ डे बिफोर। आप अपना एक स्टडी शेड्यूल बना लें, मतलब पेपर से एक दिन पहले आप अपना एक शेड्यूल बना लें या पेपर से एक मंथ पहले बना लें, जिस तरीके से आप तैयारी करें। तो उसके अलावा आप अपना एक प्लानर यूज़ करें। आपने अपना जो प्लानर बनाया हुआ है स्टडी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, आपने उसको यूज़ करना है। तो उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर उनको लिख के तैयार किया जाए तो वो कभी नहीं भूलते। आपने जो क्वेश्चन तैयार करना है उसको लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपने लाजमी करनी हैं। एक तो आपने एग्ज़ाम से एक रात पहले अपनी नींद मुकम्मल करनी है, नींद पूरी करनी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो एग्ज़ाम के अंदर आपका जो दिमाग है वो मौफ रहेगा, ठीक है। तो उसके अलावा आपने जब एग्ज़ाम के लिए आना है तो आपने जो कपड़े पहनने हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। मतलब कपड़े ऐसे ना हों कि आप एग्ज़ाम के अंदर बैठ के अनकंफर्टेबल फ़ील करते रहें और बजाय आपके ज़हन में कोई सवालात के जवाबात आने की बजाय आप वहाँ पर इस कश्मकश में लगे रहें कि कब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो तो मैं घर जाऊँ। तो इसलिए आपके जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। उसके अलावा आपने अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपर्ली करना है। उसके अलावा आपने अपने तमाम नेसेसरी टूल्स, पेन, पेंसिल, रेज़र, कैलकुलेटर और मार्कर वगैरह सारे उठा लेने हैं ताकि वहाँ पर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आपने अपनी रोल नंबर स्लिप लाजमी उठा लेनी है, क्योंकि रोल नंबर स्लिप के बगैर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इंटर नहीं होने दिया जाता। बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों या कहीं भी हो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हों, वहाँ पर आपको रोल नंबर स्लिप के बगैर इंटर नहीं होने दिया जाता। उसके अलावा आपने कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो जिनका आपने ख़ास ध्यान रखना है। एक तो आपने पेपर के अंदर कोई भी हेल्प जो राइटिंग मटेरियल है वो आपने उधार नहीं लेना, किसी से मांगना नहीं है, क्योंकि इससे एक तो आपका टाइम ज़ाया होता है, दूसरा डिस्टर्बेंस पैदा होती है, ठीक है। आपने अपनी तमाम जो नेसेसरी टूल्स हैं वो साथ लेकर आने हैं, आपने वहाँ पर किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी। उसके अलावा आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट जो इंसान हो जाता है वो अपने पेपर को प्रॉपरली नहीं कर पाता। उसके अलावा आपने कॉल्म रहना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है। उसके अलावा आपने जैसे ही आपके पास पेपर आता जाए आपने लिखना स्टार्ट नहीं कर देना, बल्कि आपने पहले पेपर को ध्यान से पढ़ना है। और इसमें एक टिप ये है कि जब आप मुकम्मल प्रिपेयर्ड होते हैं तो वहाँ पर आपको स्ट्रेस फील नहीं होता।
जब आप मुकम्मल प्रिपेयर्ड नहीं होते, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पीछे कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं कि आपने नेसेसरी टूल्स लेकर जाने हैं, कपड़े कंफर्टेबल पहनने हैं, ब्रेकफास्ट प्रॉपर करना है, उसके अलावा अपने रोल नंबर स्लिप वगैरह सारी चीज़ें लेकर आनी है। अगर आप मुकम्मल प्रिपेयर्ड हैं, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इन बातों का आपने ध्यान रखा है, तो आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई चीज़ भूल जाएंगे या फिर आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं होगी तो वहाँ पर आपको स्ट्रेस फील होता है। उसके बाद गेट सेट में क्या आता है, जब आपके पास पेपर आ जाए सबसे पहले आपने अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करना है पेपर को हल करने से पहले, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो जैसे ही उनके पास पेपर आता है वो पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में आखिर में क्या होता है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनका रोल नंबर वगैरह और उनका जो नाम है वो रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, रोल नंबर को, अपने नेम को, अपने फादर नेम, जो भी वहाँ पर चीज़ें लिखनी होती हैं आपने पहले उनको फिल करना है। उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपने पेपर्स की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है कि उनमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आपने अपने मुकम्मल पेपर को देख लेना है कि वो मुकम्मल आपके पास कंप्लीट पेपर पहुंचा है या नहीं, उसमें कोई चीज़ स्किप तो नहीं हुई हुई, उसमें कोई चीज़ मिस तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं है। तो आपने पूरे पेपर को एक बार देख लेना है सरसरी सा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका पेपर जो है वो कंप्लीट है और उसमें कोई चीज़ मिस नहीं है और वो आपने चेंज नहीं करना। तो उसके बाद आपने पेपर के अंदर जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, सॉल्व, कंपेयर, एक्सपैंड, फैक्टराइज, एवेलुएट। अगर मैथ के पेपर होंगे तो उनमें एक्सपैंड, फैक्टराइज, एवेलुएट का जिक्र आएगा। तो इन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर लेना है पेपर के अंदर, ये आपको उन क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करने में मदद देंगे। तो उसके बाद आपने टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। आपके पास जैसे ही पेपर आता है आपने पेपर को समझना है पहले, उसके बाद आपने टाइम को डिवाइड करना है। MCQs फॉर एग्जांपल आपके पास 15 हैं तो उसके लिए टाइम आपको रिक्वायर्ड है 20 मिनट्स, तो आपने एटलीस्ट 1 मिनट एक क्वेश्चन को देना है। ठीक है, अगर आप 1 मिनट एक क्वेश्चन को देंगे तो 5 मिनट आपके पास बच जाएंगे। उन 5 मिनट में आप अपने पेपर को दोबारा पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि उसमें कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी या फिर कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम है 2 आवर्स 40 मिनट और ये बनते हैं 160 मिनट, तो आपने 10 से 15 मिनट पहले पेपर को पढ़ने पर लगाने हैं। पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, उनको समझना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट में आपने पेपर को पढ़ना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास 72 मिनट्स बनते हैं और आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन है या 6 लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने 6 मिनट पर क्वेश्चन देने, और अगर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और 45 मिनट्स हैं तो आपने 15 मिनट पर क्वेश्चन पर लगाने हैं, एक क्वेश्चन पर 15 मिनट आपने लगाने हैं। उसके बाद कुछ टाइम आपके पास बच जाएगा 25 से 30 मिनट। उस 25 से 30 मिनट में आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो टफ थे, जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए थे, जो आपको मुश्किल नज़र आ रहे थे, जिनको आपने स्किप कर दिया था, वो आपने इन 25 से 30 मिनट में उन पर सोचना है कि अगर आपको उनके जवाब आते हैं तो उनके जवाब आपने लिखने हैं, या जितना आपको उनके मतलब आता है, कुछ समझ आ रहा है, वो आपने लिख देना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट जो आपने यूज़ करने हैं वो किस पर करने हैं, जो मैंने कहा था कि 10 से 15 मिनट में आपने पेपर को पढ़ना है, उसमें एक तो पेपर को आपने केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है, एक इजी, एक मैनेजेबल, एक टफ़ और चैलेंजिंग। इजी क्वेश्चंस को तो आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। मैनेजिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने इजी क्वेश्चंस के बाद सॉल्व करना है, और टफ़ या चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो हैं जिनके जवाब आपको मुश्किल नज़र आ रहे हैं उनको आपने आखिर पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एक होल आइडिया जो है ये आपने अपने ज़हन में बना लेना है, या फिर एक रफ़ साइड पे, पेपर की किसी रफ़ साइड पे ये आपने अपना पूरा आइडिया जो है वो लिख लेना है, बना लेना है, या अपने ज़हन में बना लेना है। उसके बाद आपने टफ़ क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, जो आपको क्वेश्चंस टफ नज़र आ रहे हैं, जब आप उन पर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपको आसान लगेंगे।
ठीक है। इसलिए आपने उन क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं होना, बल्कि पहले आपने अपनी इजी क्वेश्चंस को या मैनेजेबल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपने टफ़ क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं होना। स्टार्ट में आपने जब उनको आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो आपको आसान लगेंगे, क्योंकि पहले आपका पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। तो टफ़ क्वेश्चंस को आपने आखिर पे सॉल्व करना है। उसके बाद कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। वो क्या है कि इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपने मैनेजेबल क्वेश्चंस की तरफ जाना है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा आपको, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको ये श्योर हो जाएगा कि आप कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे, ठीक है। इजी क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, इजी क्वेश्चंस के बाद आपने मैनेजेबल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पीछे आपके पास जाते हैं टफ़ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इजी क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर मैनेजेबल क्वेश्चन सॉल्व करने। इससे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा और आपको ये श्योर हो जाएगा कि आप कोई चीज़ पीछे छोड़ नहीं रहे। फिर आपने आपका जो मेंटली है, आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो जाएंगे चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या टफ़ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आपने अपनी स्पीड का भी ध्यान रखना है और एक्यूरेसी का भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो कैसे? एक तो आपने कैलकुलेशंस के लिए ऐसे मेथड यूज़ करने हैं जिनमें जल्दी कैलकुलेशंस हो जाएं, ठीक है। क्विकर मेथड आपने यूज़ करने हैं कैलकुलेशंस के लिए। उसके बाद आपकी कैलकुलेटर के ऊपर कमांड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पेपर के अंदर आप पहली बार कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो और यूज़ करते हुए आपसे प्लस माइनस वाली माइनर मिस्टेक्स हो जाएं, छोटी छोटी मिस्टेक्स। तो कैलकुलेटर के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। जब आप प्रिपरेशन करते हैं पेपर से पहले तो उनमें आपने कैलकुलेटर की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इससे एक तो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी, दूसरा आपकी एक्यूरेसी ठीक होगी, ठीक है। मतलब आप जो कैलकुलेशंस करेंगे उनमें मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर कमांड होने से एक तो आपका टाइम बचता है, टाइम ज़ाया नहीं होता। दूसरा, आपके रिजल्ट्स जो हैं वो करेक्ट आते हैं, उसमें मिस्टेक्स नहीं आती, प्लस माइनस की छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं आती, ठीक है। तो उसमें कुछ स्पीड स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको हम एक और अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपने घड़ी के ऊपर भी नज़र रखनी है, जो आपने वॉच बांधी हुई है उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। अब उसके ऊपर नज़र रखने का मकसद ये नहीं है कि आपकी स्ट्रेस बढ़े, कि मतलब आप टाइम देखते रहें कि अब 20 मिनट रह गए हैं, 15 मिनट रह गए हैं, 35 मिनट रह गए हैं, तो आपकी स्ट्रेस बढ़े। बल्कि उसको देखना का मकसद जो है वो आपकी स्ट्रेस बढ़ाना नहीं है, बल्कि उससे आपकी जो टाइम मैनेजमेंट आपने की हुई थी उसका वो आपके जहन में रहेगा। लेकिन एक बात आपने जहन रखनी है कि अगर माइनर सी वेरिएशन हो भी जाए, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो भी जाए, थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल आपने टाइम रखा हुआ था कि ये क्वेश्चन मैंने 5 मिनट में करना है तो आपके 6 मिनट हो गए, 1 मिनट ऊपर हो गया, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। थोड़ी बहुत वेरिएशन हो जाती है, लेकिन टाइम को आपने मैनेज खुद करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा सोचने से परहेज़ करना है आपने। क्वेश्चन के ऊपर सोचना ज़रूर है, ज़रूरी है, एसेंशियल है, लेकिन ज़्यादा सोचना टाइम वेस्ट करने के मुतरादिफ है, ठीक है। उसके अलावा आपने जो आंसर लिखना है, अगर एक क्वेश्चन का आंसर आपको ब्रीफली आता है तो आपने उसको ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना, बल्कि टू द पॉइंट आपने जवाब देना है। क्योंकि लेंथी लिखने से आपको मार्क्स तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मार्क्स तो आपको इतने मिलेंगे जितने क्वेश्चन के बनते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा जवाब लेंथी लिखेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि आपका टाइम ज़ाया होगा, आपको अगले क्वेश्चंस के लिए टाइम कम मिलेगा। तो इसलिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको ज़्यादा जवाब ब्रीफली आता भी है तो जितना उसने पूछा है एग्जामिनर ने उतना ही आपने उसका जवाब देना है। लेंथी जवाब लिखने से आपने परहेज़ करना है। उसके अलावा आपने जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपने पेपर को अटेम्प्ट करने का, पेपर को टाइम के अंदर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। मतलब 140 से 150 मिनट में पेपर को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए।
ये जब आप प्रिपरेशन करते हैं वैसे भी आपको लिख के क्वेश्चंस तो तैयार करने ही पड़ते हैं, तो आपने वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करनी है कि 140 से 150 मिनट में मैंने पेपर को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो थी कि हाउ टू अटेम्प्ट MCQs, हाउ टू अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चंस और हाउ टू अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले चलते हैं MCQs की तरफ। MCQs में सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को सही ध्यान से पढ़ना है और फिर आपने उसका जो जवाब है वो बॉक्स के अंदर लिखना है या मार्क करना है, आपने सर्कल करना है उसको। ठीक है, पहले आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपने जब आंसर की तरफ जाना है तो आपने आंसर लिखने से पहले उसके आंसर को अपने ज़हन के अंदर, अपने माइंड के अंदर ले आना है। मतलब जब आप उसका आंसर लिखने लगेंगे तो ऐसे ना हो कि जब आप आंसर लिख लें तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो कि नहीं इसका जवाब तो थोड़ा सा और था, सिमिलर था। तो बजाय गलती करने के आपने पहले उसके आंसर को अपने ज़हन में ले आना है। उसके बाद आपने ओवर राइटिंग से परहेज़ करना है। उसके बाद आपने पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है, अगर लेड पेंसिल यूज़ करें तो वो बेहतर है। उसके बाद आप ऊपर जो परमानेंट पेंसिल है, बॉल पॉइंट है या पेन है, उससे आप उसका जो जवाब है वो लिख दें। उसके बाद आपने रेज़र से या वाइटनर से परहेज़ करना है, क्योंकि MCQs के अंदर रेज़र यूज़ करने की या वाइटनर यूज़ करने की इजाज़त कतई नहीं होती। ठीक है, अगर आप रेज़र या वाइटनर यूज़ करते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो अक्सर बच्चे यही करते हैं, या तो वो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन के ऑप्शंस में 2 पर जवाब जो है वो उसके 2 जवाब लिख देते हैं। मतलब एक ऑप्शन ए को भी सर्कल कर देते हैं और ऑप्शन बी को भी सर्कल कर देते हैं कि दोनों में से जो ठीक हो गया, या पहली बार गलत हो गया तो उसको क्रॉस करके दूसरे को फिर सर्कल करते हैं। इस तरह आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। तो आपने रेज़र यूज़ करने से या वाइटनर यूज़ करने से परहेज़ करना है, बल्कि पहले ही आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है और फिर उसका जवाब देना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, मैंने पहले शुरू में बात की थी कि पेपर को ड्रॉ करने का तरीका आना चाहिए आपको। आपने एग्जामिनर को इंस्पायर करना है। तो सबसे पहले तो आपने मार्जिन लाइन लगानी है दोनों साइडों पे। अगर तो पहले ही आंसर शीट पे लगी हुई है मार्जिन लाइंस तो वो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं लगी हुई तो सबसे पहले आपने मार्जिन लाइंस लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड पार्ट्स उसके लिखने हैं मार्जिन लाइन के अंदर। मार्जिन लाइन के बाहर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सेट्रा, या फिर पार्ट नंबर उसका लिखना है। उसके बाद आपने जो कैलकुलेशंस करनी है, फॉर एग्जांपल मैथ का पेपर कर रहे हैं तो उसका जो एप्लीकेबल फार्मूला है वो आपने ऊपर लिखना है पहले, और फिर उसको उस पर अप्लाई करना है उस डाटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं या आप मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपने पहले फार्मूला उसके ऊपर लिखना है और फिर उसको उस पर अप्लाई करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल जो कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है उसमें हेडिंग्स लाजमी आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल गिवन, रिक्वायर्ड, प्लान या सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की हेडिंग आपने लाजमी देनी है उसमें क्वेश्चन लिखने के बाद, या फिर उसमें जो गिवन है चीज़ें वो गिवन की हेडिंग ऊपर देनी है और फिर नीचे सॉल्यूशन उसका लिखना है। या फिर रिक्वायर्ड, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है रिक्वायर्ड की हेडिंग आपने उसमें लाजमी देनी है। तो ये कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ हाईलाइट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स जो करते हैं आप, जिनसे पेपर जो होता है वो आपका खूबसूरत नज़र आता है। उसके बाद आपने जो आंसर फाइंड आउट किया है, फॉर एग्जांपल आपका मैथ का पेपर था तो मैथ के पेपर की बात करते हैं। मैथ के पेपर का आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ऊपर आपने हेडिंग्स दे दी सॉल्यूशन की, गिवन की। जब आपने उसका आंसर फाइंड कर लिया तो आपने आंसर को इनसर्कल कर देना है और या फिर एक बॉक्स के अंदर उसके गिर्द एक बॉक्स लगा देना है। ठीक है, उसको इनसर्कल कर दें या फिर उसके गिर्द बॉक्स लगा दें। इससे क्या होगा कि आपका आंसर जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद जब आपने एक क्वेश्चन कर लेना है तो ये बात आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि नीचे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। ठीक है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर फिनिशिंग द सॉल्यूशन। जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो नीचे आपने एक लाइन लाजमी लगानी है। इससे एग्ज़ामिनर को, पेपर चेक करने वाले को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, अगर तो उसमें फिगर्स मौजूद हैं तो उन फिगर्स को
अगर तो उसमें फ़िगर्स मौजूद हैं तो वो फ़िगर्स आपने लेड पेंसिल से ड्रा करनी है, क्योंकि उसमें कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। उसके बाद आपने हेडिंग्स लाजमी देनी है। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपने हेडिंग्स लाजमी बनानी है। अगर उसमें हेडिंग्स नहीं भी हैं तो आपने हेडिंग्स खुद से बनानी है। जब आप उसकी थ्योरी लिख रहे होते हैं तो आपने उसमें हेडिंग्स लाजमी लिखनी है। उसके बाद आपने, अगर आप थ्योरम सॉल्व करते हैं तो थ्योरम की रीज़न्स लाजमी लिखें, प्रॉपर रीज़न्स उसकी लाजमी वहाँ पर लिखें। उसके अलावा कुछ सिंबल्स होते हैं मैथ के अंदर, तो वो स्पेसिफिक जो सिंबल्स होते हैं वो लाजमी आपने उसमें लिखने हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं अब यहाँ पर आपने जहन में रखने हैं। एक तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपने पेपर को साफ साफ लिखना है। कुछ बच्चों का पेपर ऐसा होता है जो वो खुद ही नहीं पढ़ सकते। अगर वो पेपर सॉल्व करें तो वो उनका अपना लिखा हुआ पेपर उनको खुद समझ नहीं आता। तो जब उनको खुद समझ नहीं आता तो एग्जामिनर को क्या समझ आएगा? ठीक है, तो आपने पेपर जो है वो नीट एंड क्लीन लिखने हैं। अब नीट एंड क्लीन लिखने का मतलब ये नहीं है कि पेपर आप खाली दे आएँ, मतलब खाली शीटें दे आएँ, बल्कि नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि आपने पेपर को साफ़ सुथरा लिखना है, उसमें कटिंग नहीं करनी, उसमें कुछ कटिंग से अवॉइड करना है और उसको साफ़ सुथरा पेपर को लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसका राइटिंग का बहुत असर पड़ता है एग्ज़ामिनर के ऊपर। उसके अलावा आपका जो फैंसी वर्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्वेश्चंस को आंसर्स को अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, या फिर आप मुख्तलिफ़ कलर्स का यूज़ करते हैं उसमें, तो उसका बहुत असर पड़ता है एग्ज़ामिनर के ऊपर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से, इस फैंसी वर्क से, अंडरलाइन करने से, या फिर हाईलाइट करने से, या फिर मुख्तलिफ़ कलर्स का यूज़ करने से आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैंने पहले कहा था ना कि आपको पेपर को ड्रॉ करने का तरीका आना चाहिए। बेसिकली आपने पेपर को ड्रॉ करना होता है। तो ड्रॉ जब आप अच्छे तरीके से करेंगे, एक फैंसी तरीके से करेंगे, तो उसका ज़ाहिर है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके अलावा आपने 10 मिनट पहले पेपर को 10 मिनट पहले आपने ख़त्म करना है। आपने अपने पूरे पेपर को 10 मिनट पहले लाजमी ख़त्म करना है। उन 10 मिनट में आपने क्या करना है? उन 10 मिनट में आपने पेपर को दोबारा शुरू से पढ़ना है कि उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी, किसी क्वेश्चन का नंबर तो मिस नहीं हो गया, या फिर आपने कहीं पर कोई सॉल्यूशन जो है वो उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो इन चीज़ों को आपने चेक करना होता है उस 10 मिनट के अंदर। उसके अलावा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर देते हैं, कि अगर टाइम बच जाए तो वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते रहते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का मेरे ख्याल में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा तब है अगर आपको कहीं पर शक है, आप श्योर नहीं है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये करेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा है तो आप उसमें श्योर नहीं है कि इसका आंसर जो है वो यही है, तो वहाँ पर तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस क्वेश्चन में आपके मार्क्स कुछ कट भी गए तो जो एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन आता है वहाँ से आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। अगर उसमें ज़्यादा हुए तो उसके लग जाए। लेकिन अगर आप श्योर हैं, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर सही करेक्टली आते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा क्या होगा कि एग्ज़ामिनर जो है वो प्रेशर के अंदर आ जाएगा और वहाँ से वो जो है वो मार्क्स जो है वो आपके कट भी सकते हैं, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो अगर आपको करेक्टली सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो वहाँ पर फिर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना। तो ये स्टूडेंट्स कुछ टिप्स थी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके मुतल्लिक, कि उनमें आपने पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स हैं उनमें काफ़ी तब्दीली आपको नज़र आएगी। तो अगले एग्ज़ाम्स में इन टिप्स को अपने ज़हन में रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।